और आज के शो में न्यूज इन फोकस कौन कौन सी है, जरा इस पर एक नजर। छत्तीसगढ़ पर किसका होगा कब्जा, ये है आज हमारा विश्लेषण के लिए चुनी हुई स्टोरी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, 20 सीटों पर आज मतदान हुआ, लेकिन क्या कह रहे हैं समीकरण, ये मतदान आगे के जो बचा हुआ चरण है उसके लिए क्या संकेत दे रहा है, इस पर होगी चर्चा। इसके बाद ऑड इवन नाम का या काम का, दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, ऑड इवन को अवैज्ञानिक बताया और दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके जो एयर प्योरीफायर्स लगने थे उनका क्या हुआ। आज करेंगे विश्लेषण कि कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा। इजराइल को भारतीय श्रमिकों की आवश्यकता है और डिमांड की गई है लगभग 1 लाख श्रमिकों की। तो क्या है ये डिमांड और क्या वाकई में भारत से श्रमिक जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर खबरें इस तरह की हैं कि गवर्नमेंट को, वहां के संगठनों ने चिट्ठी लिखी है इंडियन गवर्नमेंट को। तो क्या है इसका पूरा विश्लेषण दिखाएंगे आपको आगे। साथ ही साथ में मोबाइल से फ्रॉड पर जल्द लगेगी लगाम, क्योंकि सरकार एक ऐसे मैकेनिज्म पर काम कर रही है जिससे ये फ्रॉड बंद हो सकेंगे। क्या होगा ये मैकेनिज्म, बताएंगे आपको आगे। और डीप फेक पर सरकार सख्त हो गई है, एडवाइजरी जारी की गई है इंटरमीडियरीज को कि वो जल्द से जल्द एक तय सीमा के भीतर उनको कंटेंट हटाना होगा, ये एडवाइजरी दी गई है। तो क्या है इसका मतलब और क्या इससे वाकई में फर्क पड़ेगा, इसका भी होगा आज विश्लेषण इंडिया 360 में। और आइए अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूल बंद किए गए हैं। जिला प्रशासन ने प्राइमरी से लेकर कक्षा 9वीं तक के स्कूलों को आगामी 10 नवंबर तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। नोएडा के डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलाने का सुझाव दिया गया है। स्कूलों को बंद करने के बीच जिले में लागू ग्रैप सिस्टम का हवाला भी दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में भारी एयर पॉल्यूशन के बीच एयर प्योरीफायर्स की डिमांड में तेजी से उछाल देखने को मिला है। ऐसे में बाजार में कई सब स्टैंडर्ड प्योरीफायर्स भी बिकने शुरू हो गए हैं। अब सरकार एयर प्योरीफायर की क्वालिटी को लेकर सचेत हुई है और जल्द ही इसके लिए मानक तय करने वाली है। महादेव बेटिंग ऐप पर सियासत जारी है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि बघेल सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय सट्टेबाजी का अड्डा बना हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि 30% कक्का खुलेआम सट्टा। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर पीएम मोदी के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी हार रही है इसलिए साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी देख रहा है वो सब कह रहे हैं कि ये प्लांटेड है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार भी घोटालों से भरी हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 508 करोड़ भू पे किए गए। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार अब खुलकर सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में जुटे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से झूठी और कांग्रेस के नेता गद्दार हैं। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अहम यह भी है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय तिवारी के प्रचार की कमान संभाली। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव को रेव पार्टी और सांप के जहर मामले में नोएडा पुलिस ने नोटिस भेजा है। पुलिस ने एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ रेव पार्टी में कथित तौर पर सांप के जहर का इस्तेमाल करने के लिए 3 नवंबर को FIR दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक 3 नवंबर को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 कोबरा समेत 9 सांप बरामद किए गए थे। जिन जगहों पर यह पार्टियां हुई उनकी CCTV फुटेज की भी जांच होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछड़े और अति पिछड़े का आरक्षण बढ़ना चाहिए, ये 50 की जगह 65% होना चाहिए। सीएम ने कहा कि 10% अपर कास्ट है तो 75 हो जाएगा, इसके बाद भी 25 फ्री रहेगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% करना चाहती है। साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 43% आरक्षण करने का प्रस्ताव है।
पटना में बिहार विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हटाने गई पुलिस से महिला कर्मचारियों की झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया। इसमें कई आंगनबाड़ी कर्मचारी घायल हो गए। आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी मांगों को लेकर 1.5-2 महीनों से हड़ताल पर हैं। सेविकाओं ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया। यूपी के लखनऊ में इमरजेंसी नंबर डायल 112 सर्विस में संविदा पर तैनात महिला कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और महिला कर्मचारियों के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया। दरअसल महिला कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से डायल 112 की सेवाएं भी बाधित हुई। इसके अलावा ये नियुक्ति पत्र भी दिए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और फैजाबाद के बाद अब अलीगढ़ का नाम बदलने की तैयारी है। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखे जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इस रिपोर्ट को योगी सरकार को भेज दिया गया है। अलीगढ़ में मेयर प्रशांत सिंघल ने बताया कि अलीगढ़ नगर निगम की मीटिंग में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। सभी पार्षदों ने इसका प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन दिया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अलीगढ़ पहुंचे थे तब उन्होंने इसे हरिगढ़ के नाम से संबोधित किया था। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन पर ही दिल्ली सरकार की क्लास ले डाली। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप पहले भी ऑड इवन सिस्टम ला चुके हैं, क्या यह सफल हुआ? हमें यह सिर्फ ऑप्टिक्स लगता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके बंद स्मॉग टावर कब चालू होंगे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाना पूरी तरह से बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण पर काम सिर्फ पेपर पर ना हो और ना ही इस मुद्दे पर ब्लेम गेम हो। दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्ष मिलकर बैठक करें और इस समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। स्वच्छ हवा देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अब सवाल उठता है कि बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाई जाए। दूसरा सवाल यह होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन फॉर्मूले को अवैज्ञानिक क्यों कहा। यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल इसके पीछे जो अब तक के एविडेंस आए हैं वो बहुत ज्यादा इस बात का समर्थन नहीं करते कि ऑड इवन से बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इसे एक दिशा में उठाया गया कदम जरूर माना जाता है। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। प्रदूषण और पराली पर दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार की दलीलों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण पर काम सिर्फ पेपर पर ना हो और ना ही इस मुद्दे पर ब्लेम गेम हो। दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्ष मिलकर बैठक करें और इस समस्या का समाधान निकालें। दरअसल पराली जलाए जाने की घटना और प्रदूषण पर पंजाब सरकार ने कहा कि वो पराली जलाने की घटना को कम करने पर काम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने भी ऐसा ही जवाब दिया था कि वो प्रदूषण कम करने पर काम कर रही है। इसी दलील से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले को महज दिखावा बताया है। ऑड इवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब दिल्ली सरकार के भी सुर बदलते नजर आ रहे हैं। ऑड इवन का ऐलान करने वाली दिल्ली सरकार अब असमंजस में नजर आ रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अध्ययन करने के बाद ही ऑड इवन पर फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा, उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम देते हुए कहा प्रदूषण रोके नहीं तो बुलडोजर चला देंगे, और ऐसा बुलडोजर चलाएंगे कि 15 दिन तक नहीं रुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर समाधान निकालने के लिए दिवाली से पहले राज्यों से बैठक करने को कहा है। साथ ही प्रदूषण पर राजनीति न करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। लोगों को स्वस्थ हवा में सांस लेने का हक है और स्वस्थ हवा देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई है। पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इसे तुरंत रोका जाए, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है। ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, ऐसे में राजनीतिक ब्लेम गेम को रोकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते, क्योंकि सब काम सिर्फ पेपर पर ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर भी अहम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन सभी राज्यों पर लागू हो। दिशा निर्देश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, ऐसे में जरूरी कदम उठाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर भी लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। पुनीत कौर हैं, चेयरमैन हैं सीआईआई दिल्ली स्टेट काउंसिल के। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। काफ़ी कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में, और ऑड इवन फॉर्मूले को कहा जाता है कि बड़ा ये इजी टू अनाउंस एक फॉर्मूला है। हम देख चुके हैं कि पास में 2016 के बाद की जितनी स्टडीज आई हैं, बहुत ज़्यादा ऑड इवन से कोई फ़ायदा हुआ हो ऐसा सजेशन दिखता नज़र नहीं आता। आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अनसाइंटिफिक है, इसके पीछे कोई खास एविडेंस दिखता नहीं है, तो फिर समाधान क्या हो? ऑब्जर्वेशन आपका फर्स्ट। देखिए, हम लोग हर साल ये चर्चा करते हैं। कई सालों से ये समय आता है, 2 महीने हम लोग सब मिलकर टीवी चैनल्स में और हर जगह इस चर्चा को काफ़ी इसका जो जोर दिया जाता है इसके ऊपर। बट मुझे ये लगता है कि पूरे साल की एक समस्या है जो हमें सॉल्व करने की जरूरत है। दूसरी बात, आपकी जो पॉइंट है कि ऑड इवन, मेरे को जो लगता है हमें कार्स को टोटली बैन कर देना चाहिए। आई थिंक ऑड इवन करने की जगह, अगर आपको याद हो जब कोविड शुरू हुआ था और लोगों का बाहर निकलना कम हुआ था, तो कार्स जो थी वो बिल्कुल रोड पे चलनी बंद हो गई थी। और एक वो बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से, अगर आपको याद होगा, कि हवा कितनी साफ हो गई थी, पानी कितना साफ हो गया था। आई थिंक ये जो पीरियड होता है जब ये पोल्यूशन बढ़ता है, आई थिंक हमें कुछ दिनों के लिए बिल्कुल गाड़ियों को बैन ही कर देना चाहिए। अगर हो सके तो सिर्फ टैक्सीज का इस्तेमाल करा जाए जो कि सीएनजी के साथ चलती हैं, या फिर मेट्रो का इस्तेमाल किया जाए, या वर्क फ्रॉम होम किया जाए, उसका ज्यादा असर पड़ेगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से इस पीरियड में इफेक्ट हो कि पोल्यूशन गिरे क्विकली। हमने सीआईआई में एक क्लाउड सीडिंग नाम की टेक्नोलॉजी को आईआईटी के साथ लाने की एक कोशिश करी है, और हमने ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट से बात की, एलजी साहब से बात करी है। कल हमारी एक और मीटिंग है इस विषय पे, और मुझे लगता है कि क्लाउड सीडिंग जो कि दुबई में बहुत सक्सेसफुली हो रही है, दिल्ली में भी इसको अगर किया जाए, और किसी तरीके से आर्टिफिशियल रेन्स हो जब ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है, तो उससे हमारा एक्यूआई लेवल्स काफी गिर सकता है, और इसको हमें सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। ऑलराइट, मेरे साथ एक और खास मेहमान है, डॉक्टर डी साहा, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर हैं सीपीसीबी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे शो पर। सर, ऑड इवन को अवैज्ञानिक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ स्टडीज जिसका मैं जिक्र कर भी रहा था अभी पुनीत जी के साथ, ये सजेस्ट नहीं करती हैं कि ऑड इवन से कोई खास फर्क पड़ा हो। तो क्या ये सिर्फ एक रस्म अदायगी है, एक ऑप्टिक्स है? जब मैं सीपी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर हेड ऑफ एयर क्वालिटी थे, उस समय हम लोगों ने इसके ऊपर टोटल अध्ययन किया था, एंड हम लोगों ने देखा था कि टोटल जो व्हीकुलर पोल्यूशन जो कंट्रीब्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल हम लोगों ने किया था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ओनली प्राइवेट व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल है। जो स्टैटिस्टिक्स बताता है इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 30-40% ऑफ द पॉपुलेशन इन दोज डेज। अभी थोड़ा बड़ा होगा, बट द एक्चुअल पोल्यूशन लेवल सिर्फ 1% के आसपास है, उससे नीचे ही कम हो पाता है। इन दिस सिचुएशन ऑड इवन इज नॉट सजेस्टेड, रादर डीकंजेशन एंड लोगों को अवेयरनेस के द्वारा कितना एमिशन कम कर सकते हैं, दैट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट आई फील। मैं ये समझता हूँ। ऑलराइट सर, तो देन सॉल्यूशन क्या हो? काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इस पूरे मसले पर ये आते हैं डॉक्टर साहब कि आप ऑड इवन कर रहे हैं तो कम से कम लोग सेंसिटाइज तो होते हैं, कम से कम चर्चाएं तो शुरू होती हैं इस तरह के जो दैट इज द इशू। सेंसिटाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वन कैनॉट स्टॉप कि आज पोल्यूशन आ गया तो आज ही मेरे को अलर्ट होना है। इट इज एवरी ईयर का
हो गया है, सीजनल फैक्टर बन गया है, एंड वी कैनॉट चेंज द मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, ये तो प्रूवन है। ऑलराइट, तो हमें जो भी करना है, इन द ग्राउंड भी करना है। हमें जो भी करना है, व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन इज पॉसिबल टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ एमिशन इज पॉसिबल रिक्वायर्ड टू डू एट द ग्राउंड ओनली। वी कैनॉट गो स्काई में जाके तो हम हवा साफ नहीं करेंगे। तो हमें जहाँ पे हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, वहीं पे हमें काम करना पड़ेगा, एंड विथ आवर एक्शंस एंड एक्टिविटीज एंड प्लानिंग हमें कोशिश करना पड़ेगा कि कम से कम प्रदूषण हो फैले। बट सर क्योंकि डॉक्टर साहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये स्टेट ऑफ सॉरी क्यों नजर आती है? सीपीसीबी जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हमारे पास है, दिल्ली सरकार वहां पर है, देश की राजधानी है, सारे नीति नियंता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब वहीं बैठे हुए हैं और किसी के पास सॉल्यूशन नहीं। हम लोग आज भी ये कहते हैं कि कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। ऐसी विचित्र स्थिति क्यों है सर? एक्चुअली क्या है, दिस इज द मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। हम लोग बाहर से जो मिट्टिया धूल पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं उसको हम रोक नहीं सकते। नो साइंटिस्ट कैन स्टॉप ऑल कमिंग ऑल दिस थिंग। वी कैनॉट चेंज द मिक्सिंग हाइट हम बढ़ा नहीं सकते हैं। We cannot increase the wind velocity, that is also an issue. We cannot increase the date length. We cannot increase the temperature. So in this situation, जो हमारे फेवर में कोई भी मेट्रोलॉजिकल कंडीशन फेवर में नहीं है और बाहर से आ रहा है पोल्यूटेंट्स, इसको रोकने का कोई जब तरीका नहीं है, तब हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचता है कि हमें ग्राउंड लेवल पर ही काम करना पड़ेगा। Whatever way the possible, the people has to take part, people has to act, people has to realize, people has to reduce pollutant at the ground. सीआईआई This is दिल्ली the स्टेट thing काउंसिल we के can- चेयरमैन पुनीत कौर अभी हमारे साथ ही हैं डॉक्टर साहा। उन्होंने सजेशन दिया है कि आर्टिफिशियल रेन्स का क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? आर्टिफिशियल तो बहुत सारे देशों में सक्सेसफुल हुआ है। और 2016-17 में जब व्हेन आई वाज विद द सीपीसीबी एंड मिनिस्ट्री, उस समय भी हम लोग सजेस्ट किया था, बट टेम्पररी रिलीफ ही मिलेगा। वाटर रेन इज नथिंग बट इट इज वाटर स्प्रिंकलिंग, बट इफेक्टिवनेस कितना हो ड्राई सीजन, दैट विल बी एन इशू, प्लस द इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड, दैट इज विल बी ऑन द इशू। ये पायलट स्केल में तो अब स्टडी करना चाहिए, देन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वी आर इन द पासिंग थ्रू। यस सर, मैं पुनीत जी के पास जाऊंगा। पुनीत जी थोड़ा और हमें समझाएं, आप लोगों की एलजी से भी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, क्या उनका रिस्पांस था एंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट? और इसको इम्प्लीमेंट करना क्या कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है कि इसमें हम अभी तक किसी को आया ही नहीं आइडिया, या अब तक हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाए? नहीं, बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है। अगर आपका इसमें हम लोग ठान लें कि इसको करना है, तो गवर्नमेंट को बेसिकली इसको, हमारी जो आपने शुरू में बोला, डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारा ये नेशनल कैपिटल रीजन है, इससे पूरी दुनिया देखती है, देश हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बट एक पोल्यूशन की वजह से ये 2 महीने में इतनी बदनामी होती है पूरी दुनिया में हमारी। आई थिंक कमिंग टू क्लाउड सीडिंग है क्या? ये बेसिकली अगर आप इस वर्ड को देखो, हम लोग बीज बोते हैं क्लाउड के अंदर जाके आसमान में विद अ एयरक्राफ्ट, एंड ये आर्टिफिशियल रेन होती है, कुछ केमिकल्स को यूज किया जाता है जो बिल्कुल हार्म नहीं करते हैं बॉडी को। और जब क्लाउड्स, इसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है, क्लाउड्स अवेलेबल होने चाहिए, और अगर क्लाउड्स अवेलेबल हैं तो ये तो बहुत सक्सेसफुल स्कीम है। हमने जब आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर से बात की है, वो कहते हैं कि AQI लेवल 100 और 150 के बीच में आ जाता है, 5 से 7 दिन रहता है। अगर 3 से 4 बारिश हम, या 4 से 6 बारिश की हम प्लानिंग कर लें, इतना महंगा भी नहीं है, 1 से 1.5 महीने में जो सबसे बुरा पीरियड होता है हवा का, आई थिंक इसका बहुत बड़ा समाधान मिल जाएगा हमको, और हमको सीरियसली इसको कंसिडर करना चाहिए हमारी जैसी स्थिति में। बिल्कुल सर। और लेकिन डॉक्टर साहा जैसा बता रहे हैं कि इससे भी टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन इस तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस को अपनाया क्यों ना जाए? ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहा, हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे, हर साल हम बात करते हैं, हर ये अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, 2-4 विजुअल्स भी ऐसे दिख जाते हैं कि लोगों को मजबूर होना पड़ता है इस पर बातचीत करने के लिए। बट सर, कब तक कहाँ प्रॉब्लम है? अभी तक हम यही तय नहीं कर पाए क्या कि ये मेट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है या पोल्यूशन के दूसरे सोर्सेज हैं? मतलब ये बड़ा अजीब सा मुझे लगता है, लेकिन कहाँ अटकी हुई है गाड़ी, जरा बताएं सर।
देखिए मेट्रोलॉजिकल कंडीशन वन आप लोग भी खुद ही देखिए ना, डे लेंथ हमारा कितना कम हो गया, मिक्सिंग हाइट कितना कम हो गया, हमारा जो विंड डायरेक्शन कितना कम हो गया, हम पलट गया है, विंड वेलोसिटी कितना कम हो गया। Actually, it is a compressed air. Whatever we are talking about, it's neither smog or fog. क्योंकि fog moistures के वजह से बनता है और smog जो बनता है वो ओजोन का प्रेजेंस में बनता है। हमारे पास ना मॉइस्चर है, ना हमारे पास ओजोन है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस इट इज ए कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड पार्टिकुलेट मैटर जो हमारा 200 मीटर तो 200 मीटर तक हमारा जो स्प्रेड हुआ करता था, दैट हैज बीन इट कम रिड्यूस टू 200 मीटर 300 मीटर। आप सोचिए ये कमरे में मान के चलिए। आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड कि वहां पर एक लॉक्ड है, एक एनवायरमेंटल लॉक है दिल्ली के आसमान में, जो आप बता रहे हैं कि वहां पर विंड ट्रैप हो जाती है, उनके साथ पॉल्यूटेंट्स भी ट्रैप हो जाते हैं, बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। बट सर ये देश की छवि का सवाल है, कब तक हम ताने सुनते रहे देश के? यहाँ पर आते हैं लोग और दुनिया भर के नेता आते हैं, वो ताने देकर चले जाते हैं। खिलाड़ी अभी परसों मैच था, श्रीलंका के खिलाड़ियों ने अपने खिलाड़ियों को बोला हम एस्थमेटिक हैं, ताने देकर वो चले गए। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। हम ये मान के चलेंगे सर ये मेट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमारे हाथ में है नहीं। बात तो सही है, इट इज डिफेमिंग आवर कंट्री का इकोनॉमी खराब हो रहा है, हमारा बदनामी हो रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। बट व्हाट हम लोग जो साल भर अगर हम लोग डिफाइन करें कि मतलब देखिए सबसे मेरे को लगता है आज तक हम लोग सिटी लिमिट को डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि इस सिटी लेवल में कितना, इस सिटी के अंदर कितना कैरिंग कैपेसिटी है व्हीकल का या इंडस्ट्रीज का या ह्यूमन पॉपुलेशन का या अदर एक्टिविटीज का, ये आज तक हम लोग तय नहीं कर पाया। दिस इज द रिडिकुलस थिंग कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ वर्ल्ड में ऑल द सिटी लिमिट्स आर डिफाइंड। सिटी लिमिट्स के अंदर कोई भी व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड टू कम। once you want somebody is coming, some vehicle is coming, they have to take the local mass transport system and उनके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वी हैव टू स्ट्रेंथन। अब दिल्ली में एनसीआर से ज्यादा व्हीकल आते हैं, आप जरा सोचिए हाउ दिल्ली कैन एडजस्ट ऑल दिस थिंग्स। अच्छा ना, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। नो अग्री सर, अग्री एंड एब्सोल्युटली सर। और आप इतने बड़े ओहदे पे रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, आपके ये ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल जेन्युइन है और ये लाचारी भी हमारी दर्शाते हैं। पुनीत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हम इतने लाचार तो हैं बट सर एक सॉल्यूशन मेरे को लगता है, फर्ज कीजिए, मैं तो अपने दर्शकों से भी कहूँगा, उन पलों की कल्पना कीजिए आप लोग जब हरियाणा के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सब बैठे हुए हैं, राजनीतिक डिफरेंसेस को भुला चुके हैं और पॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं एक टेबल पे, और छींटाकशी नहीं चल रही है, बात हो रही है सॉल्यूशन की। क्या ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस है सर? पुनीत जी, अगर देश के हित में देखा जाए तो मैं पुनीत जी से सवाल पूछ रहा हूं। पुनीत जी प्लीज गो अहेड। मैं कह रहा हूं देश के हित में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो हमें इन सब इश्यूज के ऊपर उठ के देखनी ही पड़ेंगी एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर द नेम ऑफ आवर कंट्री। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। अगर हम साथ में मिलकर ठान लें कि हमें इस सिचुएशन में और इस तरह की प्रॉब्लम को साथ में मिलकर सॉल्व करना है, क्योंकि ये सॉल्व भी तभी होगी जब साथ में मिलकर काम होगा, अदरवाइज ये सॉल्व भी इतनी आसानी से नहीं होगी। और अगर साथ में काम करेंगे और अगर हम इन सारे भेदभाव को हटा देंगे तो आई थिंक ये बिल्कुल सॉल्व हो सकती है। ऐसे मेरा मानना है और इसको किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ सोल्यूशन मैंने आपके सामने आज रखे। एब्सोल्युटली, वो बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं हमारे, लेकिन ये जब तक ओवरऑल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होंगे, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आती है हमारे सामने, अनप्रेसिडेंटेड आपको कदम भी उठाने पड़ेंगे। और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ये नहीं है कि सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर साथ बैठे, ये तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की बड़ी खूबसूरत बात है, सब मिलकर साथ में काम करते हैं। बैठने में क्या प्रॉब्लम है ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए राजनेताओं को। ये हमारे देश की
talk together, sit together, Yes, work together absolutely. for the cause. ये तो 10 साल से बोलते आ रहा हूँ. जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी मेजर्स है, that should be applied to entire NCR and Absolutely, beyond. sir. अगर Absolutely. वो Absolutely. तो और एक साथ नहीं करते, बिल्कुल तब सर. तो सोल्यूशन नहीं आएगा. बिल्कुल सर, मेरे पास वक्त की कमी है. यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए. पुनीत जी, थैंक यू सो मच. अच्छे इंसाइट्स दिया आपने. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपकी. बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये थी आज की हमारी पहली कवर स्टोरी. इजराइल और हमास युद्ध के बीच इजराइल श्रमिकों की भारी किल्लत से जूझ रहा है. दरअसल 7 अक्टूबर को दोनों देशों में हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, उससे शुरू होते ही फिलिस्तीनी मजदूरों का वर्क परमिट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया. यहां तक कि जो ऑलरेडी जो काम वहां पर कर रहे थे उनको डिपोर्ट भी किया गया, वेस्ट बैंक की तरफ भी और गाजा की तरफ भी. और नतीजा ये हुआ कि इजराइल में मजदूरों का अकाल पड़ गया. कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम ठप होने से रियल एस्टेट सेक्टर भारी मंदी की चपेट में आ गया. अब इजराइल को भारत के श्रमिकों से आशा की किरण नजर आ रही है. लिहाजा इजराइल के बिल्डर एसोसिएशन ने नेतन्याहू सरकार से आग्रह किया कि करीब 1 लाख भारतीय मजदूरों को इजराइल में काम करने की मंजूरी दी जाए. खबर यह भी है कि इससे जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दिया गया है. वहां पर इजरायली गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया गया है. लेकिन क्या यह पॉसिबल है? क्या युद्ध के हालात में भारत राजी होगा 1 लाख श्रमिकों को भेजने पर? और क्या वाकई में वहां पर इस तरह के हालात हैं कि श्रमिकों को भेजा जाए? बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दीपक यादव मेरे सहयोगी हैं. दीपक, जरा बताइए डिटेल्स. ये इजराइल में अचानक से डिमांड आ चुकी है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की. क्या ट्रेंड क्या रहा है और अभी कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इसको? जाहिर तौर पर डिमांड है ही, और इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही युद्ध छिड़ा है, युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद यानी 7 अक्टूबर को जब युद्ध छिड़ा है, तो जैसा कि आपने बताया कि जो फिलिस्तीनी मजदूर थे उनका जो परमिट है वो रद्द किया गया. रद्द किए जाने के बाद अब सबसे बड़ी बात है कि जब 90,000 मजदूरों को एक साथ आप परमिट रद्द कर देते हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ा अकाल पड़ता है. निर्माणाधीन साइटें बहुत सारी हैं, कंज्यूमर का दबाव है, होम बायर का दबाव है कि अब घर डिलीवर किए जाएं. करीब 1 महीने का समय हो रहा है, और ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन ठप हो चुका है ये पूरा कैसे हो. जाहिर तौर पर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए इजराइल के जो डेवलपर्स हैं, जो इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन है, उसने रुख किया है नेतन्याहू सरकार का. उसको बोला है कि आप भारत से हमें मजदूर देने की अनुमति दीजिए. बात चल रही है जैसा कि आपने बताया, लेकिन ये बड़ा पेच है कि अब भारत मजदूर देने की जो मंजूरी है वो देता है कि नहीं देता है. और उससे भी बड़ी बात यह है कि मजदूर खुद जाने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि एक युद्ध क्षेत्र है, वहाँ कल क्या होगा किसी को पता नहीं है. ऐसे में अब मजदूर कितना जाएंगे ये बड़ी बात होगी. हालांकि मैं आपको बता दूं दीपक कि मई में जब इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन आए थे भारत में, तब उन्होंने करीब 42,000 मजदूरों का एक समझौता किया था. उसमें भी 34,000 मजदूर ऐसे थे जिनको रियल एस्टेट में ही काम करना था, और उसके अलावा कुछ नर्सिंग सेक्टर में उनको काम करना था. यानी पहले ही ऑलरेडी एक समझौता हो चुका था. उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि करीब 1 लाख मजदूरों की और ज़रूरत पड़ रही है. हाँ, ज़रूरत है, मौके भी हैं, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि शायद वहाँ पर मजदूर भेजे जा सके. बिल्कुल. और इसका देखिए विरोध भी हो रहा है. जो C2 है मजदूर संगठन, उसने इसका विरोध करने की बात कही है और कहा है कि इस तरह से भारत ना भेजे वहाँ पर. बात ये भी है दीपक कि 25% फ़िलिस्तीनी मजदूर हैं वहाँ की वर्कफोर्स में, और 25% का मतलब, और उसमें भी 10% जो हैं वो गाज़ा साइट के हैं. तो एक बड़ा संकट है. सवाल ये भी है कि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम इन दिनों चल रहा है, क्या हमारे यहाँ पर्याप्त हैं जो हम भेज पाने की स्थिति में है? नहीं, ये बिल्कुल अहम बात आपने कही कि ऑलरेडी हमारे वहाँ मजदूरों का अकाल है, और मजदूरों में भी जो स्किल्ड लेबर है उसके लिए सरकार ने बाकायदा एक कौशल विकास एक मतलब स्किल प्रोग्राम चलाया है. उसमें मजदूरों को ट्रेंड किया जा रहा है और उनकी खपत ऑलरेडी हमारे देश में हो जा रही है. इसके बाद आज की डेट में अगर विकल्प बनता भी है तो मजदूर दूसरे खाड़ी देशों में जाने का विकल्प चुनेगा, ना कि इजराइल में जाने का विकल्प चुनेगा. तो पहली बात, हम खुद एक मजदूरों की कमी को झेल रहे हैं. हमारा खुद का रियल एस्टेट सेक्टर, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देखते होंगे, करीब 5 लाख प्रोजेक्ट हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग कारणों से हैं. उसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से काम तेज़ी से नहीं चल पा रहा है. अब बाहर भेजने की बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा स्थिति साफ तो नहीं दिख रही है कि कोई खुद मजदूर भी जाने की कोशिश करेगा. और
अगर तैयार होते भी हैं, क्योंकि सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, दीपक आपने देखा होगा कोविड के बाद से बहुत सारे मजदूर हैं जो गाँव से रिवर्स माइग्रेशन जिनका हुआ था वो वापस शहरों में नहीं आ पाए। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में भी अभी मजदूरों की कमी है। तो ऐसे में विदेश जाना और खासकर इजराइल जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाता है। और इसीलिए भारत सरकार ने इमीडिएटली इस पर रिएक्शन देने से मना किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इतना है ये इशू कि अवसर तो है, युद्ध कोई भी नहीं चाहता, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होता है किसी भी देश, किसी भी सभ्य समाज के लिए, लेकिन इसे अवसर के रूप में भी कुछ लोग देख रहे थे। बट जो सिचुएशंस हैं वो ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि वहाँ पर चाहे कितनी भी किल्लत क्यों ना हो, इमीडिएटली भारत से मजदूर भेजना संभवतः प्रैक्टिकल अभी नजर नहीं आता। बहरहाल, और अब खबरें सियासी अखाड़े से। टारगेट 2024 का, लेकिन 23 में सज चुकी है 5 की पिच। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का आगाज आज से हो गया। आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में करीब 71% मतदान हुआ है, वहां पहले फेज का मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला। छत्तीसगढ़ के 10 सीटों बाकी जो है बची हुई, उसमें खैरागढ़ है, डोंगरगढ़ है, राजनांदगांव है, डोंगरगांव है, कुज्जी है, पंडरिया है, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट में वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक हुई। और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर आज मतदान पूरा हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। वोटिंग के लिए 1200 से ज्यादा मतदान केंद्र थे। मिजोरम चुनाव में 8 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। मिजोरम चुनाव में 174 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में हो गई कैद। सीएम और एमएनएफ अध्यक्ष जोरमथांगा ने कहा कि सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत है और उन्हें उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, और ये भी अनुमान लगाया उन्होंने कि 25 या उससे ज्यादा सीटें जीत लेंगे। जोरमथांगा ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि उनके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत होगा। मिजोरम में वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों की तरह 3 दिसंबर को होगी। बिहार विधानसभा में जातिगत गणना की रिपोर्ट पेश कर दी गई। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आंकड़ों को जांच परख कर पेश किया गया है, इसमें सभी जातियों के हालात का जिक्र है। नीतीश ने कहा कि अलग अलग जातियों के आर्थिक हालात की भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई है या घट गई है, लेकिन जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई थी तो ये कैसे कह सकते हैं कि किस जाति की संख्या बढ़ गई या घट गई है। उन्होंने तो इसमें कहीं न दिया था कि जाति आधारित गणना तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सबकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग करेंगे। याद करिए ना, हम लोगों ने तय किया था कि हम सिर्फ गणना नहीं करेंगे, उसके अलावे सभी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोनों काम करके तो उसी समय हम कह दिया कि दोनों रिपोर्टवा वो फाइनल कर लिया है, और जब हाउस शुरू होगा तो उसमें सब चीजों को रख दिया जाएगा और उसमें भी सब लोगों की राय ली जाएगी। तब तो बात रख न दिया गया है भाई। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है। इसके साथ ही बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% करने को भी बिहार सरकार ने अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और 75 इसलिए होगा जो कि ईडब्ल्यूएस की जो 10% है और जातिगत जो आधार है उसको 50 से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव था, उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन के जरिए फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष योजना पर काम किया जा रहा है और इसके लिए हर यूजर्स का एक खास यूआईडी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने का विचार हो रहा है। क्या है ये पूरी खबर, कैसे इससे फायदा होगा, ये बताने के लिए जुड़ रहे हैं अमरीश पांडे। बताइए अमरीश।
जी बिल्कुल, सरकार की कोशिश है कि टेलीकॉम नेटवर्क पे होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इसी सिलसिले में रिफॉर्म्स को एक आगे बढ़ाते हुए सरकार हर ग्राहक के लिए यानी कि हर टेलीकॉम यूजर के लिए एक यूनिक आईडी की व्यवस्था कर रही है। जिस प्रकार आयुष्मान भारत में 14 डिजिट का नंबर होता है और उस यूआईडी में सभी तरह की जानकारी होती है, यानी कि ग्राहक के पास किस तरह की व्यवस्था है, कहाँ पे वो रहता है, कितने सिम उसके नाम पर हैं, इस तरह की पूरी व्यवस्था उस यूआईडी के भीतर होगी। ग्राहक अगर चाहता है अपने किसी विशेष नंबर को बंद करना तो वो बंद कर सकता है। वो ट्रैक करना चाहता है कि उसके नाम पर कितने नंबर हैं और देश में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो इस बात की ताकीद कर सकता है। इसके साथ साथ सरकार की जो सबसे बड़ी मदद इस पूरी व्यवस्था से होगी वो ये होगी कि सरकार का जो वेरिफिकेशन का लंबा समय जाता था किसी आईडी को ट्रैक करने में, उसके सिम कार्ड उसके नाम पर है, जेन्युइनली उसके नाम पर है कि नहीं, इसको ट्रैक करने में वो समय घट सकेगा। यानी कि सरकार एक क्लिक पर ये जान सकेगी कि इस व्यक्ति के पास कितने सिम कार्ड हैं उसके नाम पर, सभी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ हैं या नहीं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ हैं या नहीं है तो उनको कैसे ब्लॉक किया जाएगा, उनको ट्रैक किया जाए कि उनको कहाँ से जारी किया गया था। उन दुकानों को, उन वेंडर्स को ट्रैक किया जा सकेगा जिन्होंने इसको जाली वैलिड आई कार्ड से या फिर इनवैलिड आई कार्ड से बिना एड्रेस प्रूफ के इसको जारी किया था। इन सबको पकड़ना आसान हो जाएगा और इन सबसे बड़ी मदद मिलेगी वो मिलेगी कि टेलीकॉम नेटवर्क पे होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। क्योंकि जो ट्राई की जो स्टडी बताती है वो ये है कि जितने भी फर्जीवाड़े होते हैं उसमें 90% ऐसा देखा गया है कि सभी टेलीकॉम नेटवर्क पर फर्जी नंबर इशू कराकर उनसे कॉल की गई थी या फिर उन नंबरों से SMS लिंक भेजे गए थे और इसके जरिए फिशिंग की गई थी। सरकार की पूरी कवायद है कि टेलीकॉम नेटवर्क पे होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जाए, लिहाजा ये व्यवस्था आने वाले कुछ दिनों में हमको देखने को मिल सकती है। देश में वेयर हाउसिंग सेक्टर में अगले एक दशक में 3 गुना ग्रोथ की संभावना है, लिहाजा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन देश में अपनी 54 गोदामों को मोनेटाइज और मॉडर्नाइज करने जा रहा है और इसके साथ ही देश भर में 110 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले CWC के बाकी गोदामों को भी निजी निवेशकों की मदद से PPP मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। और इसके लिए CWC ने नाइट फ्रैंक को नॉलेज पार्टनर के तौर पर चुना है। इस पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के MD अमित कुमार सिंह, नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर ED गुलाम जिया से बात की हमारे सहयोगी दीपक यादव ने। जहाँ तक वेयर हाउसिंग का सवाल है, हम लोग 460 लोकेशन पे पूरे देश में हैं और इन 460 लोकेशन की अगर मैं क्षमता की बात करूँ तो इसमें लगभग 110 लाख मीट्रिक टन के जो है क्षमता है। अभी जो हमने एक प्रोसेस स्टार्ट की है उसमें हम करीब 54 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर हम मॉडर्नाइजेशन और मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अपने साथ में लाना चाहते हैं। हमारे जो वेयर हाउसेस हैं उनको फर्दर डेवलप करने के लिए, नई स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए। वेयरहाउसिंग भारतवर्ष में बहुत पुराना प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। ये पिछले 4-5 साल का ही जो इस दौरानिए में जो कुछ काम हुआ है वो हुआ है और ये बहुत ही कम रहा है। अगर आप मिक़दार की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हमने जो प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से जो पिछले चंद सालों में बना है ये शायद 300-400 मिलियन स्क्वायर फीट से ऊपर अब तक नहीं बन पाया है। लेकिन आगे चलते इसमें हम एक तरह का इनकलाब देख रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी जो सुविधाएं जो मैं बता रहा था लॉजिस्टिक्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है, तो जो इस समय सिर्फ जो टियर 1 सिटीज़ तक ही सीमित है, इसको हम सारे मुल्क में फैलता हुआ देख रहे हैं। टियर 2 लोकेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 35 से 40 ऐसे शहर हैं जो ये सारे नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुल्क को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और इस कारण इन सारे जगहों पर वेयरहाउसिंग या लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत ही उम्दा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर उभर रहा है। तो इंडस्ट्री साइज़ की अगर मैं बात करूं तो जितना अब तक बना है, अगर 400-500 मिलियन अब तक बना है प्राइवेट डेवलपर्स की तरफ से, तो दूसरी तरफ अगले 5-7-10 साल में हम इसे कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ इस तरह से आगे बढ़ रही है कि इसको बनाना आज मुमकिन लग रहा है, क्योंकि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। डीप फेक को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार ने इंटरमीडियरीज को एडवाइजरी जारी की है कि रिपोर्ट के 36 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर पर पूरे अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अमरीश पांडे। रश्मिका मंदाना का ये जो पूरा केस था उसके बाद से अमरीश, ऐसा लग रहा है कि सरकार पर भी काफ़ी दबाव है और सोशल मीडिया पर भी अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास कोई एक ठोस मुकम्मल कोई एक्ट नहीं है, डिजिटल इंडिया एक्ट कहे या कोई बड़ा एक्ट जिस पर आप सुरक्षा की गारंटी दे पाएं, तो कैसे होगा ये? देखिए दीपक, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, लोगों की सुरक्षा, लोगों की निजता और जो उनके जो किसी भी तरीके के उनके कंटेंट का इस्तेमाल करने या उसको बिगाड़ कर इस्तेमाल करने, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो बिल्कुल असली जैसा नकली कंटेंट है और सबसे बड़ी चिंता सरकार की यही है कि ये असली जैसे दिखने वाले नकली कंटेंट से कैसे बचा जाए। सरकार के सामने दो चैलेंजेस है। सबसे बड़ा तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अभी तक किसी भी तरीके का कोई ठोस रेगुलेशन, कोई ठोस गाइडलाइन नहीं है। उसका इस्तेमाल कैसे होगा, कितना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किन सेक्टर्स में किस तरीके के लिए परमिसिबल है वो। इसके साथ साथ अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो इसके लिए कोई नियम अभी तक नहीं है, क्योंकि बहुत नई टेक्नोलॉजी और लगातार इसका इम्प्रूवमेंट जारी है। साथ साथ भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये साफ है कि भारत के पास कोई ऐसा नियम इस समय नहीं है जो कि आईटी रेगुलेशंस को पुख्ता तरीके से एनफोर्स कर सके। इसलिए ये बहुत जिम्मेदारी सरकार की बढ़ जाती है कि इस तरह के कंटेंट को, इस तरह की टेक्नोलॉजी को अगर देश में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए जितनी जल्दी संभव हो सके रेगुलेशन और गाइडलाइंस जारी करें। अभी जो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही थी उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक एडवाइजरी सारे जो इंटरमीडियरीज हैं उनको जारी की है, जिसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि जितने भी इस तरह के कंटेंट हैं आपको रिपोर्टिंग के 36 घंटे के भीतर हटाना है। इसकी जानकारी आने पर या फिर कहीं से भी इसकी रिपोर्ट आने पर आपको एक लिमिटेड टाइम, यानी कि जो टाइम फ्रेम जो सेट किया गया आईटी एक्ट के तहत, उस टाइम फ्रेम के भीतर जितनी भी कार्रवाई उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार को, इंटरमीडियरीज को, उन लोगों को जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया है और ऐसे तमाम जो संगठन जो इसके लिए काम करते हैं उनको ये बताने की जरूरत है। एक अपील लोगों से की भी सरकार ने भी की है कि अगर आपकी भी जानकारी में ऐसा कुछ आता है या आप ऐसा कोई कंटेंट कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको कहीं प्रमोट कर रहे हैं तो वो न करें। ये एक तरह का गुनाह हो सकता है, इससे आप पे भी कार्रवाई कोई हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने एक और जो बड़ी चीज कही है इंटरमीडियरीज के लिए कि आपको ये सारा एक्शन लिमिटेड टाइम यानी कि टाइम फ्रेम के भीतर करना होगा और अगर नहीं करते हैं तो ऐसे में आप पे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सरकार आने वाले दिनों में इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाएगी। हमारे जो उपभोक्ता मंत्रालय, आईटी मंत्रालय से बात हुई है उसमें ये साफ कहा गया कि हमने जो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स हैं वो भेज दिए आईटी मंत्रालय को और आईटी मंत्रालय अगले कुछ दिनों में इस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन तब तक, जब तक के लिए सेट गाइडलाइंस नहीं है, तब तक लोगों को भी इस पे एहतियात बरतने की जरूरत है और इंटरमीडियरीज की जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है। देखिए, कहने को तो अभी भी कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए अलग से कोई रूल्स रेगुलेशंस की आवश्यकता नहीं है जितनी हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा ये हो चुका है पूरा का पूरा इशू कि ऐसा लगता है कि ये एडवाइजरीज, ये सलाह दे देना, ये थोड़ा सा डांट वांट देना, इससे अब काम चलेगा नहीं। अब एक अलग अप्रोच आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करने का मसला ही नहीं है। इसमें पूरी की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा निहित है, इसमें निजता निहित है, इसमें देश में जो हार्मनी है उसको खतरा पहुंचने का है, पूरी दुनिया में अशांति लाने की इसमें आशंका है। तो जो भी करना होगा ठोस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कब ये होगा देखना लाजमी होगा। थैंक यू सो मच अमरीश। दीपों के पर्व दिवाली की तैयारियां देश भर में जोरों शोरों से चल रही है। इस बार बाजार में मिट्टी के दियों के साथ साथ कंदील की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में मुंबई के बाजार का जायजा लिया सौरभ पांडे ने। देश भर में दिवाली की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में दिवाली में जो है पटाखों का भी एक अलग ही महत्व देखा जाता है। खासकर अगर बात की जाए बच्चे, बड़े और बुजुर्गों में भी जो है एक अलग महत्व जो है हम देख पाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही एक फैमिली और इन्हीं से जानते हैं कि इस त्यौहार के टाइम इनकी क्या तैयारी है। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि पटाखों का त्यौहार है, किस तरह से इस बार खरीदारी कर रहे हैं? हमेशा की तरह भी हम थोड़े कम ही पटाखे लेते हैं, बट लेते ज़रूर हैं। थोड़े से फुलझड़ी बच्चों के लिए, अनार, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी अवेयर ऑफ द पोल्यूशन ऑल्सो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये सेलिब्रेट भी करें, सारी फैमिली के साथ मनाएं, मिलजुल के मनाएं।
तो उसके लिए हम लेते तो ज़रूर हैं पटाखे। दिवाली तो हम ऐसे बनाते हैं जैसे साल का बहुत बड़ा त्यौहार है। हर पटाखे अभी तो बचपन से हम लोगों ने पटाखे फोड़ने की आदत हो गई, लेकिन अभी पोल्यूशन के नज़रिया रखते हुए हम लोग थोड़ा कम जलाएंगे, कम आवाज़ वाले पटाखे, कम पोल्यूशन वाले पटाखे। अभी बाज़ार में बहुत सारी तरीके के पटाखे आए हैं। बचपन से दिवाली में पटाखे तो फोड़ते आ रहे हैं, बट तब इतना पोल्यूशन नहीं था जो अभी बढ़ गया है। कोई और भी कारण है तो हम थोड़ा थोड़ा मेजर करके कम कर सकते हैं उसको। दिवाली वैसे भी दियों का त्यौहार है तो उससे हम मना सकते हैं। अभी दिवाली इज मोर अबाउट लाइट्स, यू नो, गिविंग गुड विशेस। जो पुराने अपने जो कॉलेज या बोले या फिर अपने रिलेटिव्स है उनको याद करें, उनको उनके पास वोड़ी से गुड वेल मैसेज दे। ये दिवाली अच्छी लगती है, ना कि वो पोल्यूशन और ये वाली दिवाली। नागरिकों का मानना है कि जिस तरह से त्यौहार मनाना हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह से पर्यावरण का ध्यान रखना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए त्यौहार भी मनाएं और पर्यावरण का खास ख्याल रखें। यही मैसेज वो इस त्यौहार के माध्यम से देना चाह रहे हैं। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट अशोक सोनावने के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। और अब वक्त हो गया है दिवाली ऑफर में अनिल सिंघवी से उनकी पसंद का शेयर जानने का। आइए देखते हैं। आज एक बार फिर से हमारा ऑल टाइम फेवरेट हमने चुना है, वो है DLF। इस साल के हमारी साल की शुरुआत की पिक थी DLF, टाटा मोटर, टाटा कम्युनिकेशन, इनके सारे टारगेट हासिल हुए, लेकिन बड़े टारगेट अभी भी आना बाकी है। क्यों पसंद है DLF हमें? इन लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, जबरदस्त पोजिशनिंग है। अच्छी बात DLF के लिए क्या, कई सारी ऐसी प्राइम लोकेशन है जहाँ इनके पास में बड़ा लैंड बैंक पड़ा है जो उनको डेवलप करने के लिए बड़ा आसान है। तो आपके पास रॉ मटेरियल है, जगह है, बनानी है खाली, और प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं ऑन गोइंग जबरदस्त चल रहे हैं। प्री सेल्स बहुत बढ़िया हो रही है, सब ऑन टाइम भी चल रहे हैं। दूसरा एक और इनका जो लीजिंग बिजनेस है, जहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो इनको इनकम आती है, वहाँ भी बहुत मजबूत डिमांड है और बहुत बढ़िया रेंटल्स भी बढ़ रहे हैं, तो उधर से भी बढ़िया। तो ये फायरिंग ऑन बोथ द सिलेंडर्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। क्योंकि F&O स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है। अगली दिवाली तक के लिए टारगेट आपका 700-750 रुपये का है और लॉन्ग टर्म टारगेट आपका 900 से 1000 रुपये का लेकर आपको चलना है। अब इसमें करना क्या है दीप जी? बेस्ट एंट्री पॉइंट लगभग आप समझिए 550 रुपये के आसपास का बनता है। लेकिन आप जब भी खरीदें, इसको एक दिमाग में ये रखिए, हर 50 रुपये के फॉल पे मुझे SIP करनी है। फॉर एग्जांपल आप 600 में ले रहे हैं, 550, 500, 450 आता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा और खरीदना है। बाजार में आज 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। बाजार में आखिरी घंटों में शानदार रिकवरी देखने को मिली, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद नहीं हो पाए। सेंसेक्स 16 अंक गिरकर 64,942 पर बंद हुआ, तो निफ्टी की 5 अंक गिरकर 19,406 पर क्लोजिंग हुई। निफ्टी बैंक 118 अंक चढ़कर 43,738 पर बंद होने में कामयाब रहा। प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजी का IPO दूसरे दिन तक 3 गुना से ज्यादा भर गया है। इस IPO में 8 नवंबर यानी कि कल तक पैसे लगाए जा सकते हैं। IPO का प्राइस बैंड 752 से 792 प्रति शेयर तय किया गया है। प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजी को पहले NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता था। IPO से पहले कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 143 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड काम करने वाली ये कंपनी है, जिसमें मार्केट लीडर है। इसमें कोई प्रमोटर नहीं है, नॉन प्रमोटर कंपनी है। पहली चीज़ तो सबसे बढ़िया पसंद इसलिए कि इस फील्ड में मार्केट लीडर है। दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ है कि जब प्रमोटर कोई नहीं है तो जो चलाने वाले मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो प्रोफेशनल है। सुरेश शेट्टी साहब हैं, बड़ा जबरदस्त उनका अनुभव है इस बिज़नेस का और वो लंबे समय से काम कर रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, सो कोई ऐसा कर्जा वर्जा वाला मामला है नहीं। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे भी ग्रोथ बढ़िया है। जिस तरह से कामकाज बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस तो रहने वाला ही है और नए नए थोड़े और रेवेन्यूज़ भी खोलने की कोशिश करें। इन सब के साथ अच्छा काम जो किया इस कंपनी ने, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखे हैं। साइज छोटी है, बस एक ही बात है, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक फेवरेट रहेगा। और ऐसा नहीं कि इसमें अनाप शनाप ग्रोथ आएगी, स्टडी चलता रहेगा, धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती रहेगी। तो इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हाथ से पैसा लगाना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, टॉप क्लास कंपनी, टॉप क्लास प्रमोटर,
बढ़िया बिजनेस। ASK ऑटोमेटिव का IPO आज से निवेश के लिए खुल गया है। पहले दिन IPO 38% तक भरा है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 268 रुपए से 282 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज 53 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 14,946 रुपए लगाने होंगे। कंपनी 2 व्हीलर्स गाड़ियों के लिए एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम तैयार करती है। कंपनी इस IPO के जरिए 834 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह वी ने 2 से 3 साल के नजरिए से लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी है। सबसे बढ़िया चीज़ इस कंपनी के बारे में वो इसका मैनेजमेंट ही है। प्रमोटर श्रीदीप बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, इस बिजनेस में 30 साल से ज़्यादा से है। और सबसे बड़ी बात ये कि दीप क्लीन मैनेजमेंट है, गवर्नेंस के लिहाज से मार्केट लीडर है। साइज वाली छोटी है, लेकिन 50% मार्केट आपका किसी भी प्रोडक्ट में होना छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये कि आपकी बहुत पकड़ है और आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तब जाके आप 50% की लीडरशिप लाते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का बढ़िया रहा है, ग्रोथ अच्छी रही है। 20-22% की सालाना दर से कंपनी ग्रो करती आई है, तो वो ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। नेगेटिव में क्या है, देखो नेगेटिव कोई खास नहीं, लेकिन जो है बताना पड़ेगा। उसमें क्या है, जैसे पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के कोई पास पैसा नहीं जा रहा, और इसके बाद भी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग घटकर 100 से 85% रह जाएगी, यानी कि 10% अगले 3 साल में, और इनको थोड़ा सा रिड्यूस तो करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव, लेकिन मार्जिन थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं इनके 8 से 12% के बीच में। सो एक मार्जिन थोड़े से स्टेबल रहे डबल डिजिट में, वो अच्छा होगा। वैल्यूएशन थोड़ा और सस्ता कर सकते थे, 8 पार है, महंगा नहीं है, लेकिन थोड़ा सस्ता होता तो मुझे लगता है कि दमदार लिस्टिंग एन भी बनते, बट अब भी बन जाएंगे। और आप लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल के व्यू के हिसाब से इस स्टॉक में पैसा लगाइए। छोटे मोटे लिस्टिंग एन बन सकते हैं, लेकिन आपका व्यू 2 से 3 साल का होना चाहिए। तो 2 से 3 साल का व्यू लेकर कंपनी बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, IPO में पैसा लगाना लॉन्ग टर्म के लिए। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZeeIndia360 पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।